हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हान ली ने अपनी तिरछी नजरें उस सुनहरी बिजली के ठिकाने की तरफ घुमाईं तो देखा कि वो लंबे बालों वाला विदेशी प्राणी अपनी सुनहरी गेंद से बाहर निकल आया है। उसके बगल में एक नीले रंग का कठपुतली खड़ा था जो तकरीबन 20 फीट ऊंचा था। ओह, वो कठपुतली ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, एकदम गहरा नीला। उस पुतले ने अपना एक हाथ ऊपर उठा रखा था और उसकी उंगलियों के बीच में बिजली की बारीक धारियां ऐसे नाच रही थीं जैसे भूखे सांप अपनी जीभ लपलपा रहे हों। हैं, इस जिया त्यानमू के पास सिर्फ दो बड़े लेवल के कठपुतली नहीं थे, बल्कि ये तीसरा वाला तो गजब ही निकला, जो डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग उगलने में माहिर था। ये देखकर हान ली को एक पल के लिए झटका तो लगा, पर वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। हे, बस एक पल को वो ठिठका और अगले ही पल उसने अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाए। हवा में ऐसी सनसनाहट हुई जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। हान ली उस चांदी के बैटल आर्क यानी जंगी जहाज की तरफ एक तेज बवंडर की तरह लपका। उसके शरीर से आसमानी रोशनी फूट रही थी और देखते ही देखते उसका विशाल पक्षी वाला शरीर और भी ज्यादा फूल गया, जैसे कोई पहाड़ हवा में उड़ रहा हो। अगले ही पल उस विशाल पंछी के नुकीले पंजों ने बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उस बैटल आर्क पर हमला बोल दिया। वो पंजे उस जहाज की चांदी जैसी सतह में ऐसे धंस गए जैसे गर्म चाकू मक्खन में घुसता है। चारों तरफ धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी और जहाज के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। आह! उस विशाल पक्षी ने अपना गुफा जैसा मुंह खोला और उसके अंदर से बिजली का एक मोटा लट्ठा निकला और सीधा उस छेद के अंदर घुसा। पलक झपकते ही जहाज के अंदर से चीख पुकार मच गई। उस जहाज में मौजूद अनगिनत जियाओची जाति के योद्धा एक झटके में मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी रूहें कांप उठी होंगी। पर हान ली यहाँ नहीं रुका। उसने अपने पंखों को पूरी ताकत से नीचे की तरफ पटका, जिससे सफेद रंग की खौफनाक हवा चली। उसने उस भारी भरकम जंगी जहाज को अपने चंगुल से छोड़ दिया। वो जहाज उस तूफानी हवा के लपेटे में आकर सीधा जमीन की तरफ पत्थर की तरह गिरने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ वो जमीन पर जा गिरा और मिट्टी का गुबार आसमान तक उड़ने लगा। हान ली ने एक लंबी चीख मारी, अपने पंख समेटे और आसमानी रोशनी के बीच वापस अपने इंसानी रूप में आ गया। फ्यू! हान ली ने नीचे तबाही का मंजर देखा, अपनी उंगलियों से खास मुद्रा बनाई और तभी हवा में नीले रंग की दर्जनों छोटी तलवारें चमकने लगीं। वो तलवारें एक साथ थरथराईं और आसमानी बिजली की तरह उस टूटे हुए जहाज पर टूट पड़ीं। देखते ही देखते उन्होंने उस मलबे के भी परखच्चे उड़ा दिए। हान ली यही नहीं रुका। उसने अपनी तलवारों को उस दूसरे जहाज की तरफ मोड़ा और उसे भी जड़ से मिटा दिया। इसी बीच आसपास जो बख्तारबंद योद्धा और विशाल बाज मंडरा रहे थे, उन्हें हान ली के वीपिंग सोल बीस्ट और लेपर्ड किरण बीस्ट ने लगभग चबा ही डाला था। कुछ किस्मत वाले अपनी जान बचाकर दूर भाग निकले, पर बाकी तो मिट्टी में मिल गए। छ! हान ली को उन भागे हुए लोगों के पीछे जाने की कोई फिक्र नहीं थी। उसने हवा में हाथ लहराया और उसकी आस्तीन से एक काला छल्ला बाहर निकला। वो विशाल काला बंदर एक काली लकीर बनकर उस छल्ले में समा गया और उसके पीछे पीछे वो सुनहरा लेपर्ड किरण बीस्ट भी गायब हो गया। हान ली ने अपनी आस्तीन झटकी और वो छल्ला वापस संभाल लिया। तब हान ली की ठंडी नजरें दूर खड़े जिया त्यानमू पर टिकीं। वो आसमानी रोशनी की लकीर बनकर उसकी तरफ उड़ा। एक पल में वो किसी साए की तरह जिया त्यानमू के सामने सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सपाट और आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जिया त्यानमू का कलेजा ये देखकर धक से रह गया, पर उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ ली। उसने अपने हाथ जोड़कर बड़े अदब से झुकते हुए सलाम किया और बोला, सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। जैसे ही हम मिरियाड एंशंट रेस पहुंचेंगे, मैं आपको एक जीता जागता और समझदार कठपुतली इनाम में दूंगा। हान ली ने अपनी आंखें मींचते अपनी जानलेवा मंशा दिखाई और कड़क कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने इस लफड़े में घसीटने की? क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं अभी के अभी तेरा काम तमाम कर दूं? जिया त्यानमू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल्टीवेटर, आप मजाक कर रहे हैं। अगर आपको मुझे मारना होता तो अब तक मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। सच तो ये है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मुझे आपको बीच में लाना पड़ा। सीनियर, उम्मीद है आप छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देंगे।
हान ली थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक पूछा, तुझे कैसे पता चला कि मैं पास ही में हूँ? जहाँ तक मुझे पता है, मेरी छिपने की टेक्निक कमाल की है। खासकर तेरे जैसे कम कल्टीवेशन लेवल वाले लोगों के लिए तो मुझे ढूंढना नामुमकिन होना चाहिए था। जिया तियानमू थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने अपना मुंह खोला और अंदर से एक चीज बाहर निकाली। उसने वो चीज अपनी हथेली पर रखी और हान ली को दिखाते हुए बोला, सच तो ये है कि मैं अपनी काबिलियत से आपको नहीं देख पाया था। ये सब तो इस चीज का कमाल है। हान ली ने अपनी नजरें उस चीज पर गड़ाईं। वो एक काली और सफेद रंग की मोती जैसी गेंद थी, जिसके ऊपर अंदरूनी शक्ति के बवंडर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। हान ली ने हैरानी से पूछा, ये क्या बला है? उसे वो चीज कुछ देखी सुनी सी लगी। जिया त्यानमू ने पूरी सच्चाई बताते हुए समझाया, सीनियर, क्या आप इसे नहीं जानते? इसे सेंस एनहांसमेंट बीड कहते हैं। ये नी बीस्ट नामक एक दुर्लभ जानवर के कलेजे के टुकड़े से बनाई जाती है। ये किसी भी इंसान के स्पिरिचुअल सेंस को अस्थायी रूप से 2 गुना बढ़ा सकती है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने के बाद शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इस मोती को वापस ठीक होने के लिए कई सालों तक मालिक के शरीर के अंदर रहना पड़ता है, पर मुसीबत के वक्त ये जान बचा लेती है। हान ली ये सुनकर सन रह गया और बोला, स्पिरिचुअल सेंस को 2 गुना बढ़ा देती है? अगर ये मोती ताकत या कल्टीवेशन बढ़ाता तो उसे इतनी हैरानी नहीं होती, क्योंकि ऐसी चीजें दुनिया में मिल जाती हैं। पर स्पिरिचुअल सेंस बढ़ाने वाली चीज उसने पहली बार सुनी थी। आमतौर पर होशो हवास और स्पिरिचुअल सेंस तो सिर्फ कल्टीवेशन बढ़ने के साथ ही बढ़ते हैं। हानली के दिमाग में खलबली मच गई। हानली अपने मन में बुदबुदाया, सेंस एनहेंसमेंट बीड, नी बीस्ट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जिया टियानम्यू ने हानली के चेहरे का रंग बदलते देखा तो डर के मारे जल्दी से सफाई देने लगा, लेकिन सीनियर, ये नी बीस्ट अब इस दुनिया में लगभग खत्म हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार कोई इसे इस्तेमाल कर ले तो दूसरा कोई इसे नहीं छू सकता। अगर कोई जबरदस्ती किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मोती निगल ले तो उसका दिमाग चकरा जाएगा और वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल सेंस बेकाबू हो जाएगा। हानली ये सुनकर थोड़ा मायूस हुआ और बोला, अच्छा, ऐसी बात है। उसके मन में जो उसे मारने का ख्याल आया था वो ठंडा पड़ गया, पर उसे वो काला मोती अभी भी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसे याद आया कि उसके पास जो सामान है उसमें भी शायद ऐसा ही कुछ पड़ा है। उसे सालों पहले की वो बात याद आई जब उसने डेविल फॉल वैली में एक अनजान जानवर को मारा था। उस जानवर का अंदरूनी हिस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। हानली का दिल जोर से धड़का। क्या वो जानवर भी नी बीस्ट था? उसने सोचा कि अगर मेरे पास भी अपना खुद का सेंस एनहांसमेंट बीड हो तो मैं पहले से 2 गुना ज्यादा गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को काबू कर पाऊंगा। फिर तो बड़े से बड़े दुश्मन की हवा टाइट कर दूंगा। पर हानली ने ऊपर से कुछ जाहिर होने नहीं दिया ताकि जिया टियानम्यू को शक न हो। उसने बगल में खड़े पुतले को देखा और रूखेपन से पूछा, जिस तरह ये ज्याओची वाले तेरे पीछे पड़े थे, उससे तो लगता है कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है। चल, पहले अपना असली परिचय दे। जिया टियानम्यू ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक मामूली तीसरे रैंक का योद्धा हूँ, जिसे कठपुतली बनाने का थोड़ा बहुत काम आता है। बस इसी वजह से मेरी जाति में लोग मुझे थोड़ा बहुत पहचानते हैं। हानली ने ठंडे अंदाज में कहा, अच्छा, तो तेरी कठपुतली बनाने की कला वाकई कमाल की होगी, तभी तो जाउची जाति के बुजुर्ग तुझे पकड़ने के लिए इतने उतावले थे। जिया टियानम्यू बस हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसपास का माहौल देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो बोला, सीनियर, ये जगह रुकने लायक नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से खिसक लें, फिर आगे बात करेंगे। हान ली ने ठंडी हुंकार भरी, हं, बात तो तेरी सही है, पर मेरा तेरे साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। अब से हमारे रास्ते अलग। तू तो मुसीबत का चलता फिरता पहाड़ है। मैं दोबारा तेरे चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। हान ली मुड़ा और उसके शरीर से आसमानी रोशनी निकलने लगी, जैसे वो उड़ने ही वाला हो। जिया टियानम्यू घबरा कर चिल्लाया, रुकिए, आप आगे जहां भी जाएंगे वहां जाओची जाति के और भी जंगी दस्ते मिलेंगे। आपकी ताकत चाहे कितनी भी हो, उनसे बचकर निकलना आटे दाल का भाव मालूम होने जैसा मुश्किल होगा। पर मैं एक खुफिया टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में जानता हूं, जो हमें सीधा इस खतरे वाले इलाके से बाहर निकाल देगा। हानली की चमक फीकी पड़ी और उसने मुड़कर हैरानी से पूछा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन? तो झूठ तो नहीं बोल रहा? जिया टियानम्यू ने यकीन दिलाते हुए मुस्कुराया, सीनियर, भरोसा रखिए, ये खुफिया रास्ता सिर्फ हमारे जैसे खास लोगों के लिए बनाया गया है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप खुद देख लीजिएगा। अगर मैंने झूठ बोला हो तो आप जो चाहें वो सजा मुझे दे दीजिएगा।
हानली गहरी सोच में डूब गया। ये सच था कि रास्ते में उसे कदम कदम पर दुश्मन मिल रहे थे। अकेले निकलना मतलब मौत के मुंह में जाना था। अगर वाकई कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। उसका ना तो इन 13 जातियों से कोई लेना देना था और ना ही जाओची वालों से। पर जिस तरह जाओची वालों ने ग्रीन लाइट सिटी में कत्लेआम मचाया था, उसे पक्का यकीन था कि अगर वो उनके सामने हाथ भी जोड़ दे तो भी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये 13 जातियां वाले थोड़े नरम लग रहे थे। इनके इलाके में जाकर शायद वो अपने वतन वापस लौटने का रास्ता ढूंढ पाएगा। साथ ही उसके पास वो 2 कीमती बक्से भी थे जिनका इंतजाम करना जरूरी था। और ये जिया टियानम्यू अपनी बिरादरी का बड़ा आदमी लग रहा था, तो शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद हानली ने सिर हिलाया और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो बोला, ठीक है, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ। चल, रास्ता दिखा कल्टीवेटर जाओ। जिया टियानम्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे, उसने जल्दी से शुक्रिया अदा किया। उसके कठपुतलियों की ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर वो अकेला जाता तो पक्का पकड़ा जाता, पर अब हानली जैसा धुरंधर उसके साथ था तो उसकी जान में जान आई। जिया टियानम्यू हवा में उड़ा, अपने पुराने कठपुतलियों को समेटा और फिर अपने नीले पुतले को भी गायब कर दिया। वो आसमान में एक सुनहरी लकीर बनकर आगे बढ़ा और हानली उसके पीछे आसमानी रोशनी बनकर उड़ चला। देखते ही देखते दोनों आसमान की गहराइयों में ओझल हो गए। आसमान में एक शहर बसा था जिसके चारों तरफ पीले रंग की ऐसी जादुई दीवार खड़ी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। उस शहर के ठीक ऊपर बादलों को चीरते हुए 100 से ज्यादा चांदी के चमचमाते बैटल आर्क्स तैर रहे थे। ये उड़ने वाले जहाज कोई मामूली नहीं थे। इनकी लंबाई 10,000 फीट से लेकर 1,00,000 फीट तक थी। जो सबसे बड़े वाले थे वे तो खुद में एक जीते जागते शहर जैसे लग रहे थे, जो ऊपर ही ऊपर टिके हुए थे। सबसे विशाल बैटल आर्क के भीतर सबसे ऊंची वाली नक्काशीदार इमारत में 1 दर्जन दिग्गज जियाओ ची जाति के योद्धा खड़े थे। इन सब की कल्टीवेशन स्पेशल टेम्परिंग स्टेज की थी, यानी कि ये हवा में गांठ बांधने का दम रखते थे। ये सब नीचे उस घिरे हुए शहर को देख रहे थे। उनके पीछे एक कुर्सी पर एक जवान लड़की बैठी थी, जिसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद थी और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरा चमकता हुआ रंग था। ये दिग्गज आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और नीचे की तरफ उंगली दिखा दिखाकर कुछ हिसाब लगा रहे थे। वो लड़की चुपचाप बैठी थी और उसके माथे पर सोच की लकीरें उभरी हुई थीं। अचानक उस कमरे के दरवाजे पर बिजली जैसी एक रोशनी कौंधी और आग की एक लकीर सीधा उस लड़की की तरफ लपकी। लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हवा में अपना हाथ हिलाया। वो रोशनी देखते ही देखते आग के एक गोले में बदल गई और उसकी हथेली पर आकर टिक गई। उसने उस आग के गोले को थामे रखा और अपना स्पिरिचुअल सेंस उसके भीतर घुसाया ताकि संदेश पढ़ सके। कुछ ही पल बीते थे कि उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस लड़की ने अपनी आवाज को बर्फ जैसा ठंडा करते हुए नफरत से फुसफुसाया, सब के सब एक नंबर के निकम्मे और गधे हैं। उसका गुस्सा देखकर वहां खड़े दिग्गजों के कलेजे कांप गए। सबने अपनी फुसफुसाहट बंद कर दी और उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक कुबड़े आदमी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए डरते डरते पूछा, अरे क्या बात हो गई लेडियन, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? लड़की ने गुस्से में पैर पटकते हुए कड़वाहट से जवाब दिया, हमने 7वें और 8वें रैंक के धुरंधरों की पूरी टोली उस जिया तियानमू को पकड़ने के लिए भेजी थी, पर खबर आई है कि वे सब के सब वहीं ढेर हो गए। उनकी लाशों का ढेर लग गया और हमारा वो दूसरा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो चालू तक नहीं हो पाया। एक लंबी नाक वाली औरत ने हैरानी में अपनी आंखें फाड़ते हुए बोला, हाँ, ये कैसे हो सकता है? माना कि जिया तियानमू पुतले बनाने में माहिर है, पर उसकी कल्टीवेशन तो अभी बीच के दर्जे की ही है। उसने अकेले हमारे इतने सारे लड़ाकों को कैसे धूल चटा दी? लड़की ने अपना सिर झटकते हुए बोला, उस अकेले के बस की बात नहीं थी। जो लोग जान बचाकर भागे हैं वे कह रहे हैं कि वहां कोई और भी था जिसने सबका काम तमाम कर दिया। वो कुबड़ा आदमी बुरी तरह चौंक गया और उसके मुंह से निकला, ओह, क्या इस फ्लोइंग वाटर सिटी के बाहर भी कोई बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का बड़ा दिग्गज घूम रहा है? लड़की की आवाज में और भी ज्यादा जहर घुल गया और उसने गरजते हुए कहा, नहीं, वो कोई बड़ा दिग्गज नहीं था, बल्कि 7वें रैंक का ही एक मामूली बंदा था। इसीलिए तो मैं इन्हें निकम्मा कह रही हूँ। बराबर की ताकत वाले एक ही दुश्मन से हमारे इतने सारे योद्धा हार गए। छी, डूब मरने वाली बात है। लड़की के चेहरे पर गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुंह खोल सके। उसने कड़क अंदाज में हुक्म दिया, अभी के अभी दूत तू को पैगाम भेजो और उसे उस जगह का पता बताओ जहां ये सब हुआ है। अब जिया तियानमू को दबोचने की जिम्मेदारी उसकी है। हम अपना पूरा जोर इस फ्लोइंग वाटर सिटी को मिट्टी में मिलाने में लगाएंगे। पास खड़े एक आदमी ने झिझकते हुए बोला, अरे, दूत तू के पास तो पहले ही बहुत से काम हैं, वो भला यहाँ क्यों आने लगा?
लड़की ने उसकी तरफ ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि उस बेचारे का खून सूख गया। उसने कहा, उससे बस इतना कह देना कि जिसने जिया तियान मुंह को बचाया है वो वही शिकार है जिसे दूत तू सालों से ढूंढ रहा है। फिर देखना वो भागा भागा आएगा। सब लोग ये सुनकर सन्न रह गए कि जिया तियान मुंह को बचाने वाला ही दूत तू का असली दुश्मन है। लड़की ने हाथ झाड़ते हुए बात खत्म की। हैं, अब बहुत हो गया। हमारा काम है कि अगले 3 दिन के भीतर इस शहर पर कब्जा करना है। एक बार ये गिर गया तो गोल्डन आर्मर सिटी अकेली पड़ जाएगी और वो भी हमारे घुटनों पर होगी। चलो, जैसा प्लान बनाया है वैसे ही काम शुरू करो। सब जियाओची योद्धाओं ने झुककर सलाम किया और अपने अपने जहाज़ों की तरफ उड़ चले। 2 घंटे बाद आसमान में ऐसा शोर मचा जैसे हजारों बादल एक साथ फट गए हों। लड़की के इशारे पर उन बैटल आर्क से रोशनी फूटने लगी। हजारों बख्तरबंद सैनिक, 2 सिर वाले विशाल बाज और सैकड़ों उड़ते हुए अजगर उन जहाजों से बाहर निकले और पूरे शहर को ऐसे घेर लिया जैसे सांप अपनी कुंडली मारता है। फिर शुरू हुआ पुतलों का तमाशा। छोटे बड़े हर रंग के पुतले बाहर आने लगे। कुछ पुतले इंसानों जैसे थे तो कुछ 100 फीट ऊंचे पहाड़ जैसे। 3 पुतले तो जानवरों जैसे थे जो 1000 फीट से भी बड़े थे। एक पुतला 3 सिर वाले कछुए जैसा था जिसके कवच पर नुकीले कांटे निकले थे। दूसरा पुतला बंदर जैसा शरीर और शेर जैसा सिर वाला था जिसके सिर पर हिरन के सुनहरे सींग थे। तीसरा पुतला एक सफेद चींटी जैसा था जो शीशे की तरह चमक रहा था। शहर के लोग डर के मारे कांपने लगे। शहर की रक्षा करने वाली जादुई दीवार को और मजबूत बनाने के लिए नीचे से रोशनी के बड़े बड़े खंभे आसमान की तरफ फूटने लगे। उस दीवार पर पुराने जमाने के जादू के अक्षर चमकने लगे। तभी उस जवान लड़की ने अपनी तलवार हवा में लहराई और दहाड़ी, हमला करो। उस 3 सिर वाले कछुए ने अपने मुंह से रोशनी के गोले बरसाने शुरू कर दिए। वो शेर के सिर वाला बंदर भी पीछे नहीं रहा। उसने दहाड़ते हुए अपने मुंह से सुनहरी बिजली छोड़ी जिससे पूरा आसमान थर्रा उठा। वो सफेद चींटी जैसा पुतला हरी जहरीली धुंध उगलने लगा जिससे हवा भी काली पड़ गई। ऊपर से उन बैटल आर्क्स ने भी रोशनी की बारिश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। धमाकों की आवाज से धरती फट रही थी। अब बात करते हैं दूर एक पहाड़ के भीतर की। वहां एक पुराना कमरा था जहां बरसों से सूरज की किरण नहीं पहुंची थी। हर तरफ धूल जमी थी और ऐसी खामोशी थी जैसे कोई कब्र हो। अचानक उस अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी और जमीन पर बना एक फॉर्मेशन जाग उठा। उस चमक के बीच 2 लोग प्रकट हुए। एक था नीले कपड़ों वाला नौजवान जिसका नाम हान ली था और दूसरा था उलझे हुए बालों वाला जिया तियानमू। जिया तियानमू ने चैन की सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, "फूह, ये जगह बहुत सुरक्षित है। हमारी मिरियड एंशिएंट रेस ने ये गुप्त रास्ता मुसीबत के लिए बनाया था। अब तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम जियाओची वालों के इलाके से बाहर निकल आए हैं। यहाँ से बस कुछ दिनों की उड़ान पर क्लाउड सिटी है जो हमारी जातियों का सबसे बड़ा गढ़ है।" जिया तियानमू ने दीवार पर लगे एक पत्थर को दबाया और पूरे कमरे में उजाला हो गया। हान ली ने अपनी पैनी नजरों से चारों तरफ देखा। कमरा साफ सुथरा था और नीले सफेद पत्थरों से बना था। हान ली ने सिर हिलाया और बोला, लगता है यहाँ मुद्दतों से कोई नहीं आया। सुना है क्लाउड सिटी बहुत खास जगह है और आपकी जाति के सबसे बड़े एल्डर भी वहीं डेरा डाले हुए हैं। जिया तियानमू ने दांत दिखाते हुए कहा, "हा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो शहर अपने आप में अजूबा है। वहीं पर हमारी सारी ताकतें इकट्ठा होंगी ताकि हम उन जियाओची वालों के छक्के छुड़ा सकें।" हान ली ने शांति से कहा, "ये तो अच्छी बात है। मुझे भी किसी बड़े शहर की तलाश थी जहां मैं अपने कुछ काम निपटा सकूं।" जिया तियानमू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, "अरे, वहाँ मेरा खुद का एक ठिकाना है। आप मेरे मेहमान होंगे। छोटे मोटे काम तो मैं चुटकी बजाते ही करवा दूंगा।" जिया तियानमू समझ गया था कि हान ली कोई आम इंसान नहीं है। जिस तरह उसने दुश्मनों को गाजर मूला की तरह काटा था, उससे साफ था कि हान ली की कल्टीवेशन बहुत ऊंची है। वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। जिया तियानमू फिर बोला, "देखिए, क्लाउड सिटी में बाहरी लोगों का घुसना टेढ़ी खीर है, पर मैं आपके लिए गवाही दे दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारी मिरियड एंशिएंट रेस में शामिल हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको बहुत से फायदे मिलेंगे और शहर में आपका रौब होगा।" हान ली ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, "आपका शुक्रिया, पर मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। इस बारे में बाद में सोचेंगे।" जिया तियानमू ने हार नहीं मानी और कहा, कोई बात नहीं, पहले वहां पहुंच तो जाएं। वहां मैं आपको अपने दिग्गज दोस्तों से मिलवाऊंगा।" हान ली बस हल्का सा मुस्कुराया। दोनों उस कमरे से बाहर निकले और एक लंबी गुफा के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में पहाड़ के एक गुप्त मुहाने से 2 रोशनी की लकीरें बाहर निकलीं और नीले आसमान में ओझल हो गईं। तो क्या यही है वो बादलों वाला शहर? हान ली हवा के ऐन बीचों बीच ऐसे डोल रहा था जैसे कोई पतंग की डोर टूट गई हो। उसने अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाई और आसमान की गहराइयों में ताकने लगा।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीरें खिंच गई थीं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो अक्ल से बिल्कुल बाहर हो। बिल्कुल भाई, एकदम सही पकड़े हो। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्लाउड सिटी है। जिया टियारमो ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए बड़े रौबदार अंदाज में बताना शुरू किया। उसने आगे अपनी बात बढ़ाई और बोला, पूरी स्पिरिट रेल्म में बस दो ही ऐसी जगहें हैं जो जमीन छोड़कर आसमान में बसती हैं। एक तो अपना ये क्लाउड सिटी और दूसरा वो स्काई आइलैंड। अब फर्क बस इतना है कि स्काई आइलैंड तो कमबख्त हवा के झोंकों के साथ यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता फिरता है, पर अपनी क्लाउड सिटी बड़ी सयानी है। ये हवा के साथ बहती नहीं, बल्कि मौसम के बदलते मिजाज को देखकर अपनी ऊंचाई खुद तय करती है। जैसे जैसे साल की ऋतुएं बदलती हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है। जिया टियानमू के चेहरे पर इस शहर को लेकर एक अलग ही गर्व चमक रहा था। उस वक्त वो दोनों एक नन्ही सी पहाड़ी की चोटी पर जमे हुए थे। उनके पैरों के नीचे कंकड़ पत्थर थे और सिर की ऊपर कोई 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दानव जैसा विशाल शहर बादलों की गोद में बैठा हुआ था। हैं? वो नज़ारा ऐसा था कि किसी के भी पसीने छूट जाए। वो शहर हजारों हजार फीट ऊपर लटका हुआ था। उसके चारों तरफ दूधिया सफेद बादल ऐसे अटखेलियां कर रहे थे जैसे किसी दुल्हन के चारों ओर चुनरी लहरा रही हो। और कमाल की बात तो देखो, वो पूरा का पूरा टापू ही किसी ऐसी अनजानी सफेद चीज से बना था जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो। इतनी भारी भरकम चीज आसमान में कैसे टिकी हुई थी, ये देखकर तो हानली का दिमाग चकरा गया। बड़े बड़े दिग्गज भी पहली बार इसे देखें तो अपनी आंखों पर यकीन न करें। पर असली तमाशा तो कुछ और ही था। उस शहर के चारों तरफ कोई दर्जन भर विशाल सफेद गेंदें लटक रही थीं। दूर से देखने पर तो वो कंचे जैसी लग रही थीं, पर जैसे जैसे पास जाओ आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। वो गेंदें कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, उनका घेरा ही 1 लाख फीट से भी ज्यादा बड़ा था। हानली ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और कोशिश की कि उन सबको गिन सके, पर शहर इतना बड़ा था कि उसे बस एक तरफ का ही नजारा दिख पा रहा था। हानली ने अपनी उंगली उस तरफ उठाई और हैरानी के मारे फटी आंखों से पूछा, अरे भाई, ये गोल गोल पहाड़ जैसे क्या लटक रहे हैं वहां ऊपर? जिया टियानमू ने एक टेढ़ी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, ये हमारे शहर के वो इक्के हैं जो दुश्मन की हवा टाइट कर देते हैं। इन्हें हमारी माइरिड एंशिएंट रेस और उस स्टोन ककून रेस ने अपनी रातों की नींद हराम करके और खून पसीना एक करके बनाया है। ये समझ लो कि ये शहर के रक्षक हैं। अब इनके अंदर का मसाला क्या है, ये तो तुम जब शहर के अंदर जाओगे और 4 लोगों से हाथ पैर मारोगे तब खुद ही पता चल जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सस्पेंस बना रहने दो। जिया टियानमू ने अपनी बात खत्म की और ही करके हंस पड़ा। ही। हानली के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। वो बस अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसकी बोलती बंद हो गई थी। खैर, हानली का ऐसा स्वभाव नहीं था कि वो किसी का गला दबाकर सच उगलवाए। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी शरीर को झटका दिया और हवा को चीरते हुए सीधा ऊपर की ओर उस जादुई शहर की तरफ उड़ने लगा। उसके दिल में हलचल मची थी कि आखिर ऊपर क्या गुल खिलने वाला है। जिया टियानमू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी अपने शरीर से सफेद रोशनी छोड़ी और एक लकीर की तरह उसके पीछे हो लिया। जब वो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर थे तब तो अंदाजा नहीं हुआ, पर जैसे ही वो शहर के 50 किलोमीटर के घेरे में आए, हानली के होश उड़ गए। उसने दुनिया घूमी थी, बड़े बड़े कारनामे किए थे, पर इतना विशाल गढ़ उसने कभी नहीं देखा था। नजदीक पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे उस शहर ने पूरे सूरज और आसमान को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, क्योंकि ऊपर बस वो सफेद शहर ही दिख रहा था। रास्ते में उन्हें भीड़ मिलने लगी। कोई अपनी किसी पालकी में जा रहा था, कोई बड़े बड़े जहाजों पर सवार था, तो कोई अजीबो गरीब उड़ने वाली चीजों पर बैठकर हवा से बातें कर रहा था। जैसे जैसे वो द्वार के पास पहुंचे, भीड़ इतनी बढ़ गई कि तिल धरने की जगह न बची। हर कोई अपनी धुन में मगन था। पर एक बात बड़ी अजीब थी। हानली ने गौर किया कि जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे, वो उन विशाल गेंदों से इतनी दूरी बनाकर चल रहे थे जैसे वो गेंदें नहीं बल्कि साक्षात यमराज हों। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, भले ही उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़े। हानली ने अपनी आंखों में नीली चमक पैदा की और उन गेंदों को गौर से ताकने लगा। उसने देखा कि वो पत्थर जैसी चीज से बनी तो थीं, पर उनकी चिकनी सतह पर हजारों बारीक दरारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाई हो। उन टुकड़ों पर सोने और चांदी के रंगों में जादुई अक्षर, जिन्हें सब रून कहते हैं, वो लपलपा रहे थे। हानली ने सोचा कि अपनी अंदरूनी शक्ति से देखूं कि इसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, पर जैसे ही उसकी अंदरूनी शक्ति ने उस गेंद को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उस गेंद के चारों तरफ एक ऐसी तगड़ी पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शन लगी थी जिसने उसकी शक्ति को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। हानली को इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ।
वो जानता था कि अगर इतनी खास चीज को कोई भी ऐरा गैरा झांक कर देख लेता तो फिर इसकी अहमियत ही क्या रह जाती। जिया टियानमू ने उसे आगाह करते हुए बोला, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कोई लोहे या धातु की चीज है तो इन गेंदों से कम 10,000 फीट की दूरी रखना, वरना ये कमबख्त गेंदें चुंबक की तरह सब कुछ खींच लेंगी और पलक झपकते ही डकार लेंगी। और याद रखना, अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो शहर वाले फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हानली ने चौंकते हुए कहा। जब उसने देखा कि बाकी लोग भी दुम दबाकर उन गेंदों से दूर भाग रहे हैं तो उसे यकीन हो गया कि जिया टियानमू कोई डिंग नहीं हाँक रहा। जब वो शहर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो वहां का नजारा ही अलग था। हजारों लोग कतार में खड़े थे। दरवाजे पर कोई 50 के करीब सिपाही तैनात थे, जिन्होंने लोहे जैसे मजबूत कवच पहन रखे थे। उनके चेहरे इतने सख्त थे जैसे पत्थर से तराशे गए हों। वो हर आने वाले की ऐसे जांच कर रहे थे जैसे कोई चोर पकड़ रहे हों। जो बाहर जा रहा था उसे कोई नहीं पूछ रहा था, पर अंदर आने वालों की शामत आई हुई थी। सिपाहियों के हुलिये अलग अलग थे, कोई लंबा कोई चौड़ा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अलग अलग जातियों के धुरंधर हैं। हैनली और जिया तियानमू जब नीचे उतरे तो वहां पहले से ही कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जांच का तरीका भी बड़ा निराला था। कुछ सिपाही हाथ में गोल गोल चकतियां लिए हुए थे, जिन्हें वो आने वालों के चेहरे के सामने घुमा देते। एक दूसरा बंदा बगल में बैठकर कुछ लिख रहा था और फैसला सुना रहा था। हवा में कोई दीवार तो नहीं दिख रही थी, पर किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो शहर की ऊंची दीवारों के ऊपर से उड़कर निकल जाए। सब कायदे कानून से चल रहे थे। जिया तियानमू ने इस बार कुछ नहीं बोला। वो बस मुस्कुराया और सीधा लाइन तोड़कर आगे बढ़ गया। लाइन में खड़े लोग तो गुस्से में लाल पीले हो गए। छ! उन्होंने सोचा कि ये कौन बदतमीज है जो नियम तोड़ रहा है। पर जैसे ही उन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से जिया तियानमू की ताकत जांची, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेचारे मामूली स्तर के कल्टीवेटर थे, उनकी क्या बिसात जो किसी दिग्गज से उलझे। सिपाहियों ने भी पहले तो अपनी भौहें चढ़ाईं, पर जिया तियानमू ने बड़ी शान से अपनी आस्तीन झटकी और एक काले रंग का बिल्ला यानी बैज उनकी तरफ उछाल दिया। एक सिपाही ने झपट कर उसे पकड़ा और जैसे ही उस पर नजर डाली, उसके चेहरे पर खौफ और सम्मान के मिले-जुले भाव आ गए। इसी बीच जिया तियानमू ने धीरे से कुछ फुसफुसाया जो सिर्फ उस सिपाही को सुनाई दिया। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लाइन में खड़े लोगों की अक्ल चरने चली गई। उस सिपाही ने अपनी कमर झुका दी और बड़े आदर के साथ बोला, अरे प्रणाम मास्टर जिया, आप यहाँ? हमारे मिरियड एंशिएंट रेस के बुजुर्गों ने तो पहले ही कह रखा था कि आप आएंगे। आप सीधे हेवनली डॉन पवेलियन पधारिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें डर है कि शहर में जाओची रेस के जासूस ना घूम रहे हों, इसलिए हम आपके साथ कुछ सिपाही भेज देते हैं। जिया तियानमू ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और रौब से बोला, छोड़ो भी, उन बुजुर्गों से तो मैं मिल ही लूंगा और सिपाहियों की जरूरत मुझे नहीं है। जब तक मेरे साथ ये मेरा भाई हैनली है तब तक मुझे किसी का डर नहीं। बस कोई बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का बंदा ना आ जाए, बाकी को तो हम देख लेंगे। अब सुनो, ये मेरा दोस्त इस शहर का नहीं है, तो इसके लिए सबसे ऊंचे दर्जे का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी बैज बनाओ। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जी हुकुम मास्टर जिया, सिपाही ने बिना कोई चूं चपड़ किए सिर हिलाया। हैनली बड़े आराम से टहलता हुआ वहां पहुंचा। सिपाहियों ने अपनी वो चकतियां उसकी तरफ घुमाई। हैनली को महसूस हुआ कि उन सब चकतियों से एक हल्की सी जादुई लहर निकली और फिर उन सब सिपाहियों की अंदरूनी शक्तियां एक साथ जुड़कर उसके शरीर की जांच करने लगीं। हैनली की आंखों में हैरानी चमक उठी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था कि कई लोग मिलकर अपनी स्पिरिचुअल सेंस को एक कर सकते हैं। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मानना पड़ेगा, ये 13 हेवनली क्लाउड रेस के लोग वाकई धुरंधर हैं। गेट के संतरी भी ऐसी गजब की टेक्निक जानते हैं। जब सिपाहियों को पता चला कि हैनली की ताकत 7वें लेवल यानी 7th टियर अपर रेस की है, तो उनके हाथ पांव फूल गए। इतने बड़े सूरमा रोज रोज नहीं दिखते। उन्होंने तसल्ली कर ली कि हैनली के खून में उस दुश्मन जियाओची रेस का कोई अंश नहीं है। एक सिपाही ने झुककर कहा, महाराज, चूंकि मास्टर जिया ने आपकी जिम्मेदारी ली है और आप जांच में भी खरे उतरे हैं, हम आपको ये खास बैज दे रहे हैं। इसे पास रखिए। आप पूरे शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं, बस कुछ गुप्त जगहों को छोड़कर। मेहनत के लिए शुक्रिया, हैनली ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया। वो सिपाही जो खुद भी कम ताकतवर नहीं था, हाथ जोड़कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन था कि हैनली जैसा दिग्गज साथ है तो जिया तियानमू का बाल भी बांका नहीं होगा। थोड़ी ही देर में हैनली को उसका बैज मिल गया और वो दोनों सीना तानकर शहर के अंदर दाखिल हो गए। शहर की चकाचौंध में कदम रखते ही हैनली ने जिज्ञासा के साथ पूछा, सुनो भाई जिया, वो सिपाहियों ने अभी जो किया वो कौन सा जादू था? अपनी शक्तियों को ऐसे जोड़ लेना तो लड़ाई के मैदान में कोहराम मचा देगा, है ना? जिया तियानमू ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए समझाना शुरू किया।
हे हानली भाई, ये जो तुमने देखा वो स्पिरिट कंडेंसिंग टेक्निक है। ये नीले रंग वाली अजूर रेस के दिग्गजों की बनाई हुई एक ऐसी गुप्त और खतरनाक तरकीब है जिसके बारे में सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन भाई, इस विद्या को सीखना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसके लिए कुछ बड़ी कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये कि इसे करने वाले आपस में सगे भाई होने चाहिए, जिनके शरीर में एक ही खून दौड़ रहा हो। दूसरी बात ये कि उनकी अंदरूनी शक्ति, उनकी कल्टीवेशन और उनकी ताकत का लेवल एकदम बराबर होना चाहिए, जैसे एक ही तराजू के दो पलड़े हो। तब जाकर कहीं ये ताकत बाहर निकलती है। जिया तियानमू ने अपनी बात को और खींचते हुए कहा, बाकी हेवनली क्लाउड रेसेस के मुकाबले ये अजूर जाति के लोग बड़े अजीब होते हैं। इनके यहाँ ज्यादातर बच्चे आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं, जैसे एक ही शरीर से 6-7 भाई चिपके हों। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होने की ताकत पा लेते हैं। अब तुम खुद देखो, क्लाउड सिटी के चारों दरवाजों पर इन्हीं को बिठाया गया है, ताकि कोई भी अंदर आने वाला इनकी नजरों से बच ना सके। जब ये अपनी स्पिरिट कंडेंसिंग टेक्निक का जादू चलाते हैं, तो चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो और उसकी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वो अपनी असलियत इनसे छुपा नहीं सकता। उनकी आंखें आर पार देख लेती हैं। हानली ने जब ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसके मन में जो उम्मीद का दिया जल रहा था वो थोड़ा फड़फड़ाने लगा। इतना झमेला है इसमें, उसने सोचा। पर फिर उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा कि भले ही वो इसे पूरी तरह इस्तेमाल ना कर पाए, पर इस जबरदस्त टेक्निक को समझकर वो अपनी खुद की अंदरूनी शक्ति को और निखार तो सकता ही है। हानली ने अपने हाथ जोड़कर एक रौबदार अंदाज में सलाम किया और बोला, अरे, लगता है मेरी जानकारी तो कुएं के मेंढक जैसी ही है। खैर, मुझे इस विद्या में बड़ा रस आ रहा है। जिया तियानमू भाई, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जुगाड़ है? क्या तुम जानते हो इसे कैसे सीखा जाता है? जिया तियानमू ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, देखो भाई, अजूर रेस वाले अपनी इस विद्या को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हैं। इसके पन्ने वो बाहर किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये भाई किस दिन काम आएगा। मैं कहीं ना कहीं से इसकी एक नकल तुम्हारे लिए हाथ मार ही लूंगा। अगर तुम्हें सच में ये चाहिए तो मैं अपने बंदों को काम पर लगा दूंगा और वो इसे तुम्हारे लिए झपट लाएंगे। हानली के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान आई और उसने अपनी मुट्ठी को दूसरी हथेली पर टिकाते हुए कहा, हा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिया तियानमू भाई। जिया तियानमू खिलखिलाकर हंसा, हे, अरे इसमें शुक्रिया कैसा, तुमने मेरी जान बचाई है, मौत के मुंह से खींच कर लाए हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। अब देखो, मुझे अपनी मिरियड एंशिएंट रेस के एल्डर से मिलने जाना है, तो मैं अब तुम्हारे साथ और आगे नहीं चल पाऊंगा। ये लो एक पत्थर की पट्टी, इसमें मेरे ठिकाने का पता लिखा है। 2-4 दिन में जब फुर्सत मिले तो मेरे चक्कर काट लेना। वो जो मैंने तुम्हें एक बोलता चलता पुतला यानी पपेट देने का वादा किया था, वो मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। सच तो ये है कि मेरे पास उस ऊंचे लेवल के सिर्फ 2-3 पुतले ही बचे हैं और किसी बाहरी बंदे को देने से पहले मुझे अपने खानदान के एल्डर्स की रजामंदी लेनी पड़ेगी। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई अपनी बिरादरी में अच्छी खासी पैठ सकता है। मैं चुटकी बजाते ही मंजूरी दिलवा दूंगा। बातें करते करते वो दोनों शहर की सीमा के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनके सामने एक बहुत ही चौड़ी और चकाचौंध से भरी सड़क फैली हुई थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानों की कतारें लगी थी और वहां अजीब अजीब शक्लो सूरत के लोग घूम रहे थे। वैसी भीड़ तो नहीं थी कि पैर रखने की जगह न मिले, पर सन्नाटा भी नहीं था। हानली ने वो पत्थर की पट्टी हाथ में ली और अपनी स्पिरिट सेंस को बिजली की तरह उस पर दौड़ाया ताकि देख सके कि अंदर क्या है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो अब हम यहीं से अपने अपने रास्ते चलते हैं। जिया तियानमू जाते जाते रुका और एक आखिरी सलाह देते हुए बोला, देखो भाई, ये क्लाउड सिटी कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे हेवनली क्लाउड रेसेस के लोग ही नहीं रहते, बल्कि बाहर की दुनिया के न जाने कितने अनगिनत लोग हजारों सालों से डेरा डाले हुए हैं। यहाँ रहने के लिए किराए पर गुफाएं भी मिल जाती हैं, जिन्हें केव अबोर्ड्स कहते हैं। इनका किराया तो इतना है कि आम आदमी की हवा टाइट हो जाए, पर तुम तो यहाँ थोड़े ही दिन के मेहमान हो, तो तुम्हारी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शहर के अंदर कभी किसी से भिड़ना मत और अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल तो भूल कर भी मत करना। यहाँ की दीवारों और हवा में ऐसी पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि अगर पकड़े गए तो या तो शहर से धक्के मारकर बाहर कर दिए जाओगे, या फिर तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन ही छीन ली जाएगी और तुम बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। यहाँ तक कि हमारे एल्डर्स भी इस कानून के सामने सिर झुकाते हैं। चलो भाई, बहुत बकबक कर ली मैंने, अब चलता हूँ। इतना कहकर जिया तियानमू मुड़ा और चला गया। हानली खड़ा होकर उसे देखता रहा। जिया तियानमू ने सीटी बजाकर एक ऐसी सवारी बुलाई जिसे हिरण जैसे दिखने वाले 2 जानवर खींच रहे थे। वो उस पर चढ़ा और ओझल हो गया। हैनली ने एक लंबी सांस ली, फ्यू,
और फिर अपने आसपास के नज़ारे को गौर से देखने लगा। भाई साहब, क्या जगह थी! ये शहर वाकई उन 13 जातियों का ताज था। सड़क के किनारे जो इमारतें खड़ी थीं, उनमें से कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, जैसे हर किसी ने अपनी अलग ही खिचड़ी पकाई हो। कोई बिल्डिंग तो हज़ारों फीट ऊंची पहाड़ जैसी थी, तो कोई बस 2 मंजिला छोटी सी झोंपड़ी जैसी, पर हर एक पर ऐसी नक्काशी की गई थी कि देखने वाले की अक्ल चरने चली जाए। कुछ घर तो एकदम चौकोर थे, जैसे इंसानों के महल होते हैं, और कुछ तो विशाल पेड़ों की तरह खड़े थे जिनमें से हरा हरा उजाला निकल रहा था। हैंडली को इस शहर की रंगीनियत में बड़ा मजा आने लगा। ये जो 13 जातियां थीं, ये हजारों सालों से एकदम दूध और चीनी की तरह मिलकर रह रही थी। अगर इनका खून अलग न होता तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अलग अलग लोग हैं। इनमें से कोई भी अकेला इतना बड़ा धुरंधर नहीं था कि जियाउची रेस जैसे दानवों का मुकाबला कर सके। लेकिन जब ये 13 के 13 मुट्ठी की तरह बंद हो जाते थे, तो दुनिया की कोई भी ताकत इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करती थी। यही वजह थी कि खतरनाक पड़ोसियों के बीच भी इनका रौब कायम था। जिया टियानमू ने बातों बातों में बताया था कि सरहदों पर आए दिन तलवारें खनखनाती रहती हैं। कभी वो इनकी ज़मीन दबा लेते हैं, तो कभी ये इन्हें खदेड़कर अपनी मिट्टी वापस ले लेते हैं। ज़्यादातर तो वो जियाउची वाले ही भारी पड़ते हैं, पर ये 13 जातियां एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती हैं, इसलिए कभी इनका पूरी तरह सफाया नहीं हो पाया। हैंडली धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था और सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। उसका असली मकसद तो वो जादुई रास्ता यानी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ढूंढना था, जो उसे उसके अपने देश टियानयुएन वापस पहुंचा सके। पर उसे पता था कि इतना बड़ा और ताकतवर फॉर्मेशन किसी एक बंदे की जागीर नहीं हो सकता। ये पक्का यहाँ की किसी बड़ी शक्ति के कब्जे में होगा। इसका मतलब था कि उसे यहाँ के बड़े बड़े दिग्गजों से सांठ-गांठ करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो यहाँ आया था। सबसे पहले तो सिर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जो देखने में वैसी ही थी जैसे इंसानों की चौकियां होती हैं। दुकान छोटी थी, बस 2 मंजिल की। वहां साधारण सा सामान बिक रहा था। दुकान के अंदर एक हरे रंग की खाल वाला बंदा बैठा था। जैसे ही उसने हैंडली को देखा, वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर 32 दांतों वाली मुस्कान आ गई। उस दुकानदार ने झुककर सलाम ठोका और चहकते हुए बोला, सीनियर, आइए पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास इस शहर की सबसे नायाब चीज़ें हैं, नक्शे हैं, घर का सामान है, सब कुछ है। वो दुकानदार करीब 40 साल का लग रहा था और उसकी कल्टीवेशन बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की थी, यानी हैंडली के सामने वो एक चींटी के बराबर भी नहीं था। पर उसे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आए दिन ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को देखता रहता था। हैंडली ने उसकी तरफ देखा और अपनी आस्तीन हवा में लहराई। खनकती हुई एक मटमैली पत्थर की डली यानी मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन उसकी तरफ फेंकी और बोला, मुझे इस शहर का सबसे बढ़िया और बारीक जानकारी वाला नक्शा दे दे, और हाँ, मुझे कुछ बातें भी पूछनी है। दुकानदार ने जैसे ही वो कीमती पत्थर लपका, उसकी बाँछें खिल गईं। उसने झट से एक लाल पत्थर की पट्टी निकाली और बोला, ये लीजिए हुजूर, इससे बेहतर नक्शा पूरे शहर में नहीं मिलेगा, और आप जो पूछेंगे मैं उसका एक एक सच जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद हैंडली दुकान से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। उसने सड़क पर हाथ देकर एक जानवरों वाली गाड़ी रोकी और ड्राइवर को एक पता बताकर अंदर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर के होशो हवास को शांत करने लगा। गाड़ी तेजी से सड़कों को चीरती हुई भागने लगी। करीब 4 घंटे तक धूल भांकने और हजारों गलियों से गुजरने के बाद वो गाड़ी शहर के एक कोने में जाकर रुकी। सामने एक बहुत ही अजीब और भीमकाय इमारत खड़ी थी। हैंडली ने ड्राइवर को कुछ पत्थर दिए और उतरकर उस बिल्डिंग को घूरने लगा। वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि पीली मिट्टी और रेत से बना एक विशाल पहाड़ जैसा ढांचा था। उसकी ऊंचाई कम से कम 10,000 फीट रही होगी। उसके सामने बाकी सब घर खिलौने जैसे लग रहे थे। उस पूरे ढांचे में हजारों कमरे बने हुए थे, जैसे किसी बहुत बड़े ततैये का छत्ता हो। लोग मधुमक्खियों की तरह उसमें अंदर बाहर आ जा रहे थे। हैंडली थोड़ी देर तक तो उसे हक्का बक्का देखकर घूरता रहा। फिर उसकी नज़र नीचे बने एक बड़े दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के दोनों तरफ कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे, जिन्हें वो अपनी सारी जानकारी के बावजूद पढ़ नहीं पाया। हाँ, अजीब है, उसने बुदबुदाया और अपनी ठुड्डी सहलाते हुए अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा तो और भी आलीशान था। एक बहुत बड़ा हॉल था, करीब 2000 फीट चौड़ा। जमीन और दीवारें कीमती हरे पत्थरों से चमक रही थी। किनारे किनारे बड़े बड़े गमले रखे थे, जिनमें से फूलों की ऐसी खुशबू आ रही थी कि मन महक जाए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी सी काली लकड़ी की मेज़ थी। उस पर एक बूढ़ा आदमी पसरा हुआ था, जिसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे और उसने मटमैले कपड़े पहने हुए थे। वो ऐसी गहरी नींद में था जैसे सदियों से सोया हो। हैंडली उस मेज़ के पास पहुंचा और अपनी भारी आवाज़ में बोला, सुन भाई, मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहां कोई शोर शराबा ना हो और जो एकदम एकांत में हो। मुझे यहाँ कुछ दिन डेरा डालना है।
हान ली की आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के कानों में वो आवाज़ किसी कड़कड़ाती हुई बिजली की तरह जाकर लगी। ओह! वो बेचारा झटके से ऐसे उठ बैठा जैसे किसी ने नींद में उसके पैर पर अंगारा रख दिया हो। अरे! स्वागत है हुज़ूर, मैं बस अभी आपके लिए कमरा ढूँढता हूँ सीनियर। उस बूढ़े आदमी का पूरा शरीर डर के मारे थर-थर काँपने लगा। वो हड़बड़ाहट में सीधा खड़ा हुआ और जल्दी से अपने झोले से एक सफ़ेद रंग का चमकता हुआ खजाना निकाला, जो देखने में किसी हिसाब किताब वाली पुरानी डायरी जैसा लग रहा था। वो पागलों की तरह उसमें पन्ने पलटने लगा ताकि कोई खाली कमरा ढूंढ सके। हान ली ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी भौहें तन गईं और माथे पर बल पड़ गए। उसने मन ही मन सोचा कि ये बूढ़ा भी एक कल्टीवेटर ही है, फिर इसकी चौकसी इतनी ढीली कैसे? इसकी पांचों इंद्रियां कहाँ घास चढ़ने गई थीं? उसे साफ दिख रहा था कि बूढ़ा कोई नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि सच में घोड़े बेचकर सो रहा था। अभी हानली के दिमाग में ये बातें चल ही रही थी कि उसकी नज़र अचानक उस बूढ़े के चेहरे पर टिक गई। देखते ही हानली के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसका खून खींच लिया हो। हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की भटी रह गईं। उसने हक्के बक्के होकर दहाड़ते हुए कहा, तुम तो सीनियर मार्शल ब्रदर श्यांग हो? हाँ, तुम यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हो? ओह! वो बीमार सा दिखने वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि श्यांग ज़ीली था, वही दिग्गज जो हान ली से पहले ही इंसानी दुनिया से निकलकर उस खतरनाक स्पेशल नोड के अंदर कूदा था। पूरी दुनिया को तो यही पता था कि उसकी आत्मा का दीपक बुझ चुका है, यानी वो ओल्ड डेविल हु और एक्सेंट्रिक विंड के साथ परलोक सिधार चुका है। इसीलिए उसे जिंदा देखकर हानली के होश फाख्ता हो गए। श्यांग ज़ीली ने जैसे ही हानली की आवाज़ सुनी, उसके हाथ पैर जम गए। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और हानली के चेहरे की ओर ताकने लगा। जूनियर मार्शल ब्रदर हानली, सच में तुम ही हो? वो बूढ़ा धीरे से फुसफुसाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीरें खिंच गईं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी में मुस्कुरा रहा है या गम में अपना चेहरा सिकोड़ रहा है। हानली ने फौरन अपनी स्पिरिचुअल सेंस उस बूढ़े की तरफ दौड़ाई। उसे जो महसूस हुआ उससे उसके दिमाग का दही हो गया। उसने उलझन में भरते हुए पूछा, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम्हारी ये कल्टिवेशन और ये ढीली ढाली ताकत, ये सब कैसे हो गया? श्यांग ज़िली जब इंसानी दुनिया में था तब वो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का धुरंधर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी ताकत घटकर कौड़ियों के दाम की रह गई थी। वो बेचारा अब सिर्फ कोर फाउंडेशन स्टेज पर टिका था और उसकी हालत ऐसी खस्ता थी जैसे उसकी देह को किसी ने कोल्हू में पेल दिया हो। श्यांग ज़िली काफ़ी देर तक पत्थर की मूरत बना हानली को एकटक देखता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम भी उसी स्पेशल नोट के रास्ते स्पिरिट रेल में आए हो ना? तुम्हारी तरक्की तो देखकर लग रहा है कि तुमने आसमान छू लिया है। पर देखो, ये जगह ऐसी बातें करने के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी यहाँ अभी कोई ग्राहक आने वाला नहीं है, तो तुम मेरे साथ अंदर चलो। वो हान ली को लेकर हॉल के कोने में बने एक दरवाजे की तरफ ले गया। हान ली के मन में थोड़ा शक तो हुआ। वो एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। दरवाजे के पार एक लंबा गलियारा था, जहाँ दीवारों के साथ साथ बड़े ही अजीब और निराले पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिनकी खुशबू नाक में चढ़ रही थी। श्यांग ज़िली उसे ज्यादा दूर नहीं ले गया और पास ही के एक पत्थर के भारी दरवाजे को धकेलकर उसे कमरे के अंदर आने का इशारा किया। कमरे के अंदर पहुंचते ही वे दोनों बैठ गए। श्यांग ज़िली ने एक ठंडी आह भरी और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए बोला, बैठो भाई बैठो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी इस फूटी किस्मत के साथ तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। सच कहूं तो आज अपनी ये हालत देखकर मुझे तुम्हारे सामने आते हुए भी शर्म आ रही है। उसकी आवाज़ में इतनी मायूसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। ऐसा लग रहा था कि वो पुराने शेर की अब सिर्फ परछाई बची है। हानली ने गहरी सांस ली और पूछा, उस स्पेशल नोट के अंदर आखिर ऐसा क्या पहाड़ टूटा था और वो बाकी दोनों क्या जिंदा बचे? श्यांग ज़िली ने अपना सिर झुका लिया और दर्द भरे लहजे में बोला, एक्सेंट्रिक विंड और ओल्ड डेविल हु दोनों वही मिट्टी में मिल गए। हमारी किस्मत ने ऐसा गुड़ गोबर किया कि रास्ते में एक नहीं बल्कि कई सारे स्पेशल स्टॉर्म्स यानी अंतरिक्ष के तूफानों ने हमें घेर लिया। आखिरी बार तो 2 तूफान एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आए थे। उन तीनों में से सिर्फ मैं ही अपनी जान बचाकर निकल पाया, पर उस मौत के मुंह से निकलने के लिए मुझे एक के बाद एक कई सारी खतरनाक सीक्रेट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ी, जिनकी वजह से मेरी पूरी अंदरूनी शक्ति निचोड़ ली गई। आज जो थोड़ी बहुत ताकत मेरे पास बची है, वो कई सालों की हाड़ तोड़ मेहनत का फल है। हान ली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो जगह ऐसी थी ही कि वहां से जिंदा लौट आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर भाई, तुम्हारी आत्मा का दीपक तो बुझ गया था। सबने मान लिया था कि तुम मर चुके हो, और फिर तुम इंसानी इलाके को छोड़कर इस थंडर एलम पर क्या झक मार रहे हो? श्यांग ज़िली ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरी जान बचाने वाली उन तकनीकों ने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मैं जीते जी लाश बन गया था। शायद इसीलिए वो दीपक बुझ गया। रही बात इस महाद्वीप की, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पटक दिया गया। जैसे ही मैं उस नोट से बाहर निकला, खुद को इसी जगह पाया। अगर कोई भला मानस मुझे न बचाता तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलती।
तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम सीधे इंसानी इलाके में गिरे, पर उन तूफानों ने मुझे हवा में उड़ाकर कहीं और ही फेंक दिया। उसकी आंखों में आज भी वो पुराना खौफ साफ दिख रहा था, जैसे वो मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने नाच रहा हो। हानली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। हानली ने गंभीर होते हुए फिर पूछा, पर सीनियर मार्शल ब्रदर श्यांग, तुम यहाँ ये नौकरों वाला काम क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी वापस अपने इंसानी कबीले में जाने की नहीं सोची? शियांग जिली ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, इस सराय का मालिक एक स्टोन ककून नस्ल का जीव है। उसी ने मरते हुए मुझे अपनी गोद में उठाया था। वो दिल का बहुत साफ और ताकतवर है। इस इलाके में उसका अच्छा रौब चलता है। मैंने सोचा कि उसने मेरी जान बचाई है तो उसका एहसान चुकाने के लिए उसकी सराय संभाल लूं। वैसे भी मेरा इस परदेश में और कौन है? वापस जाने का सपना तो मैंने सालों पहले ही त्याग दिया था। सुना है कि यहाँ के 13 हेवनली क्लाउड रेसेस के पास एक ज़बरदस्त टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जिससे दूसरे महाद्वीप जाया जा सकता है, पर उसे चलाने के लिए इतने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए कि किसी दिग्गज की भी सारी दौलत खत्म हो जाए। मेरी पूरी ताकत वापस आ भी जाए तब भी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसे छू सकूं। और अगर मैं किसी तरह वहां पहुंच भी गया तो इस लंगड़ी हालत में उन खतरनाक जंगलों को पार करके इंसानी इलाके तक पहुंचना नामुमकिन है। अब मेरी किस्मत में आगे बढ़ना नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहीं दम तोड़ने का फैसला कर लिया है। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या दिलासा दे। कमरे में कुछ पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। तभी शियांग ज़िली ने पूछा, छोड़ो मेरी कहानी, तुम सुनाओ। भले ही मैं घर वापस ना जा पाऊं, पर ये तो बता दो कि हमारे इंसानी लोग वहां स्पिरिट रेल्म में कैसे रह रहे हैं? क्या वे फल फूल रहे हैं? हानली ने संक्षेप में बताना शुरू किया। मेरी कहानी में कोई बहुत बड़े मिर्च मसाले नहीं हैं। जब मैंने डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल हासिल कर लिया तो मैं भी उसी रास्ते से निकला। मेरे साथ वो आइस फीनिक्स भी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसकी स्पेशल शक्तियों की वजह से मैं सही सलामत बच निकला। रही बात इंसानी जाति की, तो भाई वहाँ भी कोई घी के चिराग नहीं जल रहे, बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। हानली ने उसे वहाँ के 3 इलाकों और बॉडी इंटीग्रेशन लेवल के महारथियों के बारे में बताया, पर उसने अपनी वो बात छिपा ली कि एक बार उसकी भी सारी ताकत छिन गई थी। शियांग ज़िली ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो कम से कम हमारे लोग सुरक्षित तो हैं। ये सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। हानली ने थोड़ी देर बाद फिर से खुरेचते हुए पूछा, क्या सच में उन 13 हेवनली क्लाउड रेसेस के पास वो सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है? तुम्हें ये पक्की खबर कहाँ से मिली? शियांग ज़िली हल्के से हंसा, हे, क्या तुम भी उसी रास्ते से वापस जाना चाहते हो? देखो भाई, ये कोई राज की बात नहीं है। यहाँ की बड़ी नस्लों जैसे जियाची और नाइट रेस के पास भी अपने अपने फॉर्मेशन है। बस इन कमबख्त एक्सप्लोजन वालों के पास ही अभी तक कुछ नहीं है। पर दिक्कत ये है कि उन फॉर्मेशंस का इस्तेमाल सिर्फ बॉडी इंटीग्रेशन रैंक वाले दिग्गज ही कर सकते हैं, और तुम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हो, तो वो तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे। खैर, अच्छी बात यह है कि ये लोग बाहर वालों से नफरत नहीं करते। तुम यहीं टिक जाओ, साथ में कल्टीवेशन करेंगे और बातें करेंगे। जब तुम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंच जाओ तब वापस जाने की सोचना। वैसे अभी तुम्हारी असली ताकत क्या है? मुझे लग तो रहा है कि तुम बहुत ऊंचे पहुंच गए हो, पर मेरी नज़रें उसे पकड़ नहीं पा रही हैं। हानली ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मैं भी उन फॉर्मेशंस के बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल तो ऊपर वाले की दया से मैंने स्पेशल टेम्परिंग स्टेज हासिल कर ली है। स्पेशल टेम्परिंग स्टेज? ओह, जूनियर मार्शल ब्रदर हानली, तुम तो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो। अब तो तुम्हें उम्र खत्म होने का डर भी नहीं रहा होगा। शियांग ज़िली की आंखों में थोड़ी जलन और बहुत सारी हैरानी थी। हानली ने मुस्कुराते हुए कहा, कहने को तो मैं अमर हूं, पर हर 3000 साल में आने वाली वो भयंकर मुसीबत यानी हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हर बार वो पहले से ज्यादा जानलेवा होगी। जब तक कोई ट्रू इंसियल रेलम तक नहीं पहुंच जाता, मौत उसके सिर पर मंडराती ही रहती है। शियांग ज़िली ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भाई, फिर भी तुम्हारे पास हजारों साल का वक्त है। तुम्हारी काबिलियत देखते हुए तो लगता है कि तुम एक दिन सच में स्वर्ग के देवताओं के बराबर पहुंच जाओगे। हानली ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, हम इंसानों में बड़े से बड़े धुरंधर आए और चले गए, पर असल में वहां तक कितने पहुंचे? मैं तो बस आज में जीना जानता हूं, कल की लंबी चौड़ी डींगे नहीं मारता। शियांग ज़िली ने खड़े होते हुए कहा, हे, चलो ये सब फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मुझे बाहर गद्दी संभालनी है। आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, तब दिल खोल कर बातें करेंगे। उम्मीद है तुम मुझे मना नहीं करोगे? हानली ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस क्लाउड सिटी में नया हूं, मुझे भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। इसके बाद शियांग ज़िली ने हानली को एक सुनसान और शांत कोना वाला कमरा दे दिया और खुद वापस हॉल में चला गया।
हानली ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले चारों तरफ एक तगड़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि कोई ताक झांक न कर सके। फिर वो फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। शियांग जिली का यहाँ मिलना उसकी उम्मीदों से परे था और इस मुलाकात ने उसके आगे के प्लान में खलबली मचा दी थी। जियांग जिली उस रात अपने वादे के मुताबिक ठीक समय पर प्रकट हुआ और उसने हांडली के साथ पूरी रात गप्पे लड़ाए। हांडली ने क्लाउड सिटी के बारे में उस बूढ़े से इतनी ढेर सारी जानकारी निकलवाई कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। जब अगले दिन सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और चारों तरफ उजाला फैल गया, तब कहीं जाकर जियांग जिली ने विदा लेने का मन बनाया। हानली उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए साथ साथ गया, पर जैसे ही दहलीज पर कदम रखा, जियांग जिली अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे कोई बात उसके गले में अटकी हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर हानली की आंखों में देखा और उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जियांग जिली ने गहरी सांस लेते हुए भारी आवाज में बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर हानली, मेरी किस्मत तो अब खराब हो चुकी है। मैं अब कभी इंसानी इलाके में वापस नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर कभी ऐसा दिन आए कि तुम्हारा मन इस क्लाउड सिटी से भर जाए और तुम यहाँ से कहीं दूर जाने की सोचो, तो जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास चीजें हैं और मुझे तुमसे एक छोटा सा काम भी है। पर तुम फालतू की चिंता मत करो, तुम उस काम को चुटकियों में पूरा कर लोगे। बस शर्त यह है कि तुम सही सलामत इंसानों की दुनिया में पहुंच जाओ। और यकीन मानो, वो काम करने से तुम्हारा ही बहुत बड़ा फायदा होगा। हानली ये सुनकर थोड़ा चकरा गया और उसने अपनी बौहे से कोड़ ली। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर हैरानी भरे अंदाज में पूछा, हैं? तुम अपनी वो बात और अपना काम मुझे अभी क्यों नहीं बता देते? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस शहर को कब छोड़ूंगा। अगर कल को कोई मुसीबत आ गई या कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो शायद मेरे पास तुमसे मिलने आने का वक्त ही ना बचे। जियांग जिली ने अपना सिर बड़े रहस्यमयी ढंग से हिलाया और फुसफुसाते हुए बोला, सच तो ये है कि मैं अभी इन बातों का खुलासा नहीं कर सकता। मुझे कुछ चीजें तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा यही होगा कि तुम निकलने से पहले एक बार चक्कर जरूर लगा लेना, वरना मुझे लगता है कि बाद में तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत पछतावा होगा। हानली ने भी बात को ज्यादा नहीं खींचा और वादा कर दिया कि वो जाने से पहले उससे मिलने की पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर जियांग जिली ने इत्मीनान से सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलकर अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। हानली उसे जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसने हवा में अपना हाथ जोर से लहराया, जैसे वो किसी चीज को पकड़ रहा हो। कमरे के दरवाजे पर एक जबरदस्त ताकत का झटका लगा और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसी पल कमरे की दीवारों से दूध जैसी सफेद रोशनी फूटने लगी, क्योंकि वहां लगा रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया था। उस रोशनी ने पूरे कमरे को एक गुब्बारे की तरह अपनी लपेट में ले लिया, ताकि बाहर का कोई परिंदा भी पर न मार सके। हानली कदम बढ़ाता हुआ कमरे के एक कोने में गया और वहां बिछी चटाई यानी फूटन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी ये तो वही जाने, पर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। अगले पूरे दिन हानली अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा और ध्यान लगाता रहा। उसने बाहर कदम रखने की जरा भी कोशिश नहीं की। सिर्फ तीसरे दिन की सुबह उसने अपने कमरे का कुंडा खोला और बड़े आराम से बाहर निकला। लेकिन वो नीचे हॉल में जियांग जिली को ढूंढने नहीं गया, बल्कि उसी मंजिल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे सड़क पर उतर गया। हानली ने पहले ही सोच लिया था कि उसे कहाँ जाना है। उसने सड़क पर चलते हुए एक जानवर से खिंचने वाली गाड़ी को हाथ देकर रोका और ड्राइवर को अपनी मंजिल का पता बताकर अंदर बैठ गया। गाड़ी के पर्दे के पीछे से हानली बाहर की रौनक देख रहा था। अचानक उसकी नज़र शहर की दीवारों के बाहर लटकी उन बड़ी बड़ी गेंदों पर पड़ी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पिछली रात जियांग जिली से हुई लंबी बातचीत के बाद उसे पता चला था कि वो गेंदे असल में क्या बला है। वो तो 13 बहुत ही विशाल और खतरनाक पपेट्स थे। उनमें से हर एक पपेट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अर्ली बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के किसी दिग्गज को भी धूल चटा सके। उन 13 जातियों में से हर एक जाति एक एक पपेट को कंट्रोल करती थी। उन खौफनाक मशीनों को देखकर समझ आ रहा था कि इस शहर की सुरक्षा कितनी तगड़ी है। तभी तो इस शहर को जियोमेट्री रेस के खिलाफ लड़ाई का मुख्य अड्डा बनाया गया था। यहाँ किसी दुश्मन का चुपके से हमला करना लगभग नामुमकिन था। हानली ने उन गेंदों से अपनी नजरें हटाईं और अपनी आंखें मूंद लीं। उसे जहां जाना था वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए करीब 1 घंटे के भीतर गाड़ी अपनी जगह पर पहुंच गई। हानली ने जेब से कुछ चमकते हुए पत्थर यानी स्पिरिट स्टोन्स निकाले और ड्राइवर की तरफ उछाल दिए। गाड़ी से उतरते ही उसने अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। वो सड़क देखने में तो एकदम मामूली थी, पर वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। दुकानों के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ था।
वहां की दुकानें भले ही छोटी थीं, पर उनका धंधा एकदम चकाचक चल रहा था। हानली का सिर खुद ब खुद ऊपर उठा और उसकी नज़र ठीक सामने वाली दुकान के बोर्ड पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे दुकान के अंदर कदम रख दिए। वो दुकान कई 100 फीट बड़ी थी और अंदर अलमारियों की कतारें लगी हुई थीं। उन अलमारियों पर पत्थर की तख्तियां, जेड की प्लेटें, चांदी के बिल्ले और पुरानी किताबें सजाकर रखी गई थी। लेकिन हर चीज के ऊपर एक धुंधली सी रोशनी की परत चढ़ी हुई थी, ताकि कोई उन्हें बिना पूछे छू न सके। ये किताबों की दुकान थी। जियांग जिली ने उसे बताया था कि ऐसी दुकानें तो यहाँ गली गली में हैं, लेकिन जो खास दुकानें हैनली के काम की थी, वो सब इसी सड़क पर जमा थी। अंदर का नज़ारा देखकर उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा सही कह रहा था। दुकान छोटी होने के बावजूद वहाँ हर तरह का ज्ञान भरा पड़ा था। वहाँ कुछ और भी अजीबोगरीब दिखने वाले लोग सामान देख रहे थे, जो कोर फॉर्मेशन स्टेज के लेवल पर थे। वो सब अपनी अपनी खोज में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बीच एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का दिग्गज आ खड़ा हुआ है। दुकान की मालकिन एक जवान लड़की थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल रही होगी। उसकी चमड़ी बर्फ जैसी सफ़ेद और आर पार दिखने वाली थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी भौहों के बीच एक मटर के दाने के बराबर सफ़ेद रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो बहुत पुरानी और समझदार आत्मा हो। हैनली का माथा ठनका और उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लड़की क्रिस्टल रेस की है। उसने इस जाति के बारे में पढ़ा था कि इनकी आबादी बहुत कम है, मुश्किल से 10 लाख। ये लोग लड़ाई झगड़े में थोड़े कमज़ोर होते हैं, पर इनकी उम्र इंसानों से 3-4 गुना ज़्यादा होती है। ये लोग बहुत खूबसूरत और दिमाग के तेज़ होते हैं। चाहे दवाइयाँ बनाना हो या जादू के नक्शे यानी फॉर्मेशन बनाना, ये लोग उसमें उस्ताद होते हैं। इसीलिए हर कोई इनके सम्मान करता था। उस क्रिस्टल लड़की की नज़र जैसे ही हैनली पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ गई। उसे शायद हैनली की असली ताकत का अंदाज़ा हो गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बड़े अदब से झुककर सलाम किया। उस लड़की ने बड़ी मीठी और सलीकी वाली आवाज़ में बोला, मेरे इस छोटे से ठिकाने पर आपका स्वागत है सीनियर। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक शालीनता थी। हैनली ने मन ही मन सोचा कि ये क्रिस्टल जाति के लोग वाकई में निराले होते हैं। उसने अपने चेहरे को पत्थर जैसा सख्त रखा और बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं खुद चीज़ें देखूंगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुम्हें बुला लूंगा। वो लड़की मुस्कुराई और शालीनता से बोली, ही ठीक है सीनियर, आप आराम से देखिए। इतना कहकर वो फिर से पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही उसने हैनली को सीनियर कहा, दुकान में मौजूद दूसरे ग्राहकों के कान खड़े हो गए। ओह, उन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो सब फटी आंखों से हैनली को देखने लगे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि हैनली कितना ताकतवर है, पर इतना समझ आ गया था कि वो उनकी पहुंच से बहुत बाहर है। बस फिर क्या था, डर के मारे आधे लोग तो दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए और बाकियों ने जल्दी जल्दी अपना सामान खरीदा और पतली गली से निकल लिए। पलक झपकते ही दुकान खाली हो गई और वहां सिर्फ हैनली और वो लड़की रह गए। हैनली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक अलमारी के पास गया और वहां रखी चीजों को अपनी स्पिरिचुअल सेंस से टटोलने लगा। वो ऊपर से तो कुछ नहीं देख पा रहा था, पर जैसे ही उसने अपनी अंदरूनी नज़र एक पत्थर की तख्ती पर डाली, उसे समझ आया कि वो रोशनी की परत क्या काम कर रही है। वो परत उसे सिर्फ किताब का थोड़ा सा हिस्सा ही पढ़ने दे रही थी। जैसे ही वो गहराई में जाने की कोशिश करता, एक रुकावट आ जाती। हैनली चाहता तो अपनी जबरदस्त ताकत से उस रुकावट को चुटकी में तोड़ देता, पर ऐसा करना दुकान के कायदों के खिलाफ होता और वो अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। उसने कई अलमारियों के चक्कर लगाए। शुरू में उसे सिर्फ साधारण जानकारी वाली चीजें मिली, जिनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर तभी एक दूसरी अलमारी के पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसे वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। उसने हाथ हिलाया और एक नीली जेड की प्लेट उसकी तरफ उड़ती हुई आ गई। उसने देखते ही देखते करीब 20-25 किताबें इकट्ठी कर लीं। फिर वो उस लड़की के पास गया और सारा सामान मेज पर पटकते हुए पूछा, बताओ, इन सब का कितना पैसा हुआ? लड़की ने उन किताबों के ढेर को देखा और फिर मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही कि हैनली का दिमाग चकरा गया। लड़की ने बड़े प्यार से बोला, ये किताबें तो मामूली हैं सीनियर, आप इन्हें मुफ्त में ले जा सकते हैं। हैनली का चेहरा एकदम से गुस्से में तमतमा गया और उसने कड़क आवाज में पूछा, हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं हैं? लड़की ने घबराने बिना जवाब दिया, नहीं सीनियर, मेरा वो मतलब कतई नहीं था। असल में मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपके बहुत काम आए। अगर आप उसे देखने के लिए तैयार हैं तो मैं ये सारी किताबें आपको तोहफे में दे दूंगी। हैनली का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने उत्सुकता से पूछा, ओह, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा,
जरा रुकिए सीनियर, वो चीज़ बहुत कीमती है, इसीलिए मैंने उसे अंदर के कमरे में छिपा कर रखा है। वो तेजी से अंदर गई और कुछ देर बाद एक काले रंग का धातु का संदूक लेकर बाहर आई। उस संदूक पर 2 नीले रंग के ताबीज यानी टैलिमन्स क्रॉस बनाकर चिपकाए गए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अंदर कोई बहुत ही खतरनाक या कीमती चीज कैद है। उस लड़की ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, सीनियर, एक बार इसे खोलकर तो देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके लिए बहुत काम की साबित होगी, वरना मैं इसे बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं करती। हान ली ने जब ये बात सुनी तो उसने एक पल की भी देरी करना ठीक नहीं समझा। उसने झट से हाथ बढ़ाकर उस काले रंग के संदूक को थाम लिया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को पूरी ताकत से उस पर दौड़ा दिया। उस संदूक पर चिपचिपे और पुराने रिस्ट्रिक्शन वाले ढेर सारे कागज के टुकड़े यानी टैलिस्मन्स चिपके हुए थे, ताकि अंदर की चीज छिपी रहे। पर हान ली की स्पिरिचुअल सेंस कोई मामूली चीज थोड़े ही थी। हालांकि उन टैलिस्मन्स ने रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो हान ली की अंदरूनी शक्ति को पूरी तरह धोखा नहीं दे पाए। उसे संदूक के भीतर किसी अजीब सी चीज की धमक महसूस होने लगी। हाँ, हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उस क्रिस्टल वाली औरत की तरफ बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि संदूक में ऐसी कोई चीज होगी। हान ली ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए और अपनी आवाज में थोड़ा वजन डालते हुए बोला, लगता है कि तुझे वाकई काफी कुछ पता है। वो औरत बड़ी ही चालाकी से मुस्कुराई और अपना पल्लू संभालते हुए बोली, देख भाई, मैं भी बस अंदाजों के घोड़े दौड़ा रही हूँ, तो ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे सब रटा हुआ है। तो खुद ही इसे खोलकर क्यों नहीं देख लेता कि अंदर की मालमत्ता तेरे काम की है भी या नहीं। वैसे ये जगह पंचायत करने के लिए ठीक नहीं है, चल पहले कहीं और चलते हैं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हवा में लहराया और उसकी हथेली पर अचानक एक गोल सी फॉर्मेशन वाली थाली यानी प्लेट चमकने लगी। उसने दरवाजे की तरफ एक तिरछी नजर डाली और अपने होठों को बुदबुदाते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगी। फिर उसने अपनी एक उंगली उस फॉर्मेशन प्लेट की तरफ तानी। अरे, अचानक उस थाली से ऐसी तेज बिजली जैसी रोशनी निकली कि आंखें चौंधिया गई। देखते ही देखते 5 रंगों वाली रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसने हानली और उस औरत को अपने लपेटे में ले लिया। हानली ने जब ये तमाशा देखा तो उसकी एक भौं ऊपर चढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में बहुत तेज हलचल हो रही है और जगह यानी स्पेस कांप रही है। पर वो अपनी जगह पर खूंटा गाड़कर खड़ा रहा और उसने वहां से हिलने या बचने की कोई कोशिश नहीं की। वो 5 रंगों की रोशनी हानली के इर्द गिर्द किसी भंवर की तरह घूमने लगी और एक फॉर्मेशन का रूप ले लिया। हानली को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया हो, और अगले ही पल जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक मटमैले और धुंधले सलेटी रंग की जगह पर खड़ा था। वो जगह बहुत ही छोटी थी, बस कोई 100 फीट की होगी। वहां सन्नाटा ऐसा था कि खुद की सांस भी सुनाई दे जाए। वहां एक मेज और 2 कुर्सियों के अलावा ढेला भर कुछ नहीं था। हानली उस औरत के साथ एक चमकते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा था, जिससे अभी भी वो 5 रंग की लपटें निकल रही थीं। उस क्रिस्टल औरत ने अपनी वैसी ही रौबदार और मीठी मुस्कान के साथ समझाया, ये एक छोटा सा स्पेशल रिफ्ट है जिसे मैंने खास तौर पर किसी दिग्गज से कहकर अपने लिए खुलवाया था। यहाँ हमारी बातों को कोई तीसरा कान नहीं सुन पाएगा और ना ही कोई ताक झांक कर पाएगा। खैर, तेरी जो ताकत है उसे देखते हुए तो तू बिना इस थाली के भी यहाँ की दीवारें फाड़कर वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। हानली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को कमरे की दीवारों पर दौड़ाया ताकि तसल्ली कर सके कि कहीं कोई जाल तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि जगह सुरक्षित है तो उसने संतोष में अपना सिर हिलाया और अपने हाथ की आस्तीन को उस काले संदूक पर एक झटके से फेर दिया। नीले रंग की एक चमक संदूक से टकराई और वो दोनों टैलिस्मन्स ऐसे उखड़े जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। संदूक का ढक्कन झटके से खुल गया। ओह! खुलते ही उस संदूक से काले रंग की एक गंदी और गाढ़ी भाप यानी की बुकार बनकर बाहर निकली और हवा में फैलने की कोशिश करने लगी। पर हानली तो पुराना खिलाड़ी था, उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने बड़ी ही शांति से अपना मुंह खोला और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी का एक सैलाब निकला। जैसे ही उस काले धुएं का सामना उस सुनहरी रोशनी से हुआ, वो काला धुआं एक खंबे की शक्ल में सिमटकर सीधा हानली के पेट के अंदर खिंचता चला गया। वाह, क्या गजब की शुद्ध डेविलिश की है। हानली के शरीर के चारों तरफ जो सुनहरी आभा थी वो और भी ज्यादा चमकने लगी, जैसे उस काले धुएं ने उसमें घी डालने का काम किया हो।
ये कोई मामूली काला धुआं नहीं था, बल्कि बहुत ही ऊंचे दर्जे की डेविलिश की थी। हानली, जो कि प्रोवेनेंस ट्रू डेविल आर्ट्स का कल्टीवेशन कर रहा था, उसके लिए तो ये 56 भोग जैसा था। वो इस जहरीली शक्ति को भी अपनी ताकत में बदल सकता था, बस शर्त ये थी कि वो इसे एक साथ बहुत ज्यादा ना गटक जाए। वो क्रिस्टल औरत तो ये नज़ारा देखकर हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में खौफ और हैरानी साफ दिख रही थी। उसे पता था कि इस संदूक से निकलने वाली ये काली शक्ति कितनी खतरनाक है। वो जब भी इसे खोलती थी तो पहले 10 तरह के इंतजाम करती थी। अगर ये काली शक्ति उसके शरीर में जरा भी घुस जाती तो उसकी सालों की कल्टीवेशन गुड़ गोबर हो जाती और उसकी जान के लाले पड़ जाते। तभी हानली ने संदूक की तरफ अपना हाथ लपकाया और एक काली चीज हवा में उड़ती हुई उसके हाथ में आ गई। ये बैंगनी रंग का एक छोटा सा कवच था, यानी आर्मर था, जो बस आधा फुट का रहा होगा। ये देखने में बड़ा ही मनहूस और डरावना लग रहा था। इसके कंधों और घुटनों वाली जगह पर नुकीले कांटे निकले हुए थे। इसकी पूरी सतह पर काले रंग की अजीबोगरीब लकीरें और डिजाइन बने थे, जिनसे भयंकर डेविलिश की उबल उबल कर बाहर आ रही थी। साफ पता चल रहा था कि ये कवच पूरी तरह से डेविलिफिकेशन के दौर से गुजरा है, यानी ये शैतानी ताकतों से सराबोर है। पर इस कवच की छाती पर एक बड़ा सा छेद था और आसपास ऐसी दरारें थीं जैसे किसी ने इसे बेरहमी से कूटा हो। ये बुरी तरह टूटा हुआ था। हानली उस छोटे से कवच को अपनी हथेली पर रखकर बड़े ही अजीब भाव से ताकने लगा। प्रोवेनेंस ट्रू डेविल आर्ट्स में माहिर होने की वजह से वो महसूस कर सकता था कि इस टूटे हुए कवच में भी कितनी भयंकर और अनहोनी ताकत छिपी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे दमदार कवच आज तक नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर ये टूटी हुई हालत में इतना जबरदस्त है, तो अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो ये ना जाने क्या गजब ढाएगा। ये सोचकर हानली की आंखों में एक चमक आ गई। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, ये डेविलिश आर्मर मुझे बस इत्तेफाक से मिला था। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या बला है, पर बहुत छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो पौराणिक कहानियों वाला हेवनली डेविलिश आर्मर है। कहते हैं कि इसे किसी बहुत ही ताकतवर हेवनली डेविल मोनार्क ने अपनी शक्ति से बनाया था। पर इसकी हालत देखकर लगता है कि इसका पुराना मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो मार दिया गया। अभी तो इसमें इसकी असली ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है, पर अगर इसकी मरम्मत कर दी जाए तो ये अपनी पुरानी ताकत का 20 से 30% तक वापस पा सकता है।